हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको प्रतिदिन फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासें दी जाती हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया और समझाया और बताया जाता है। और साथ साथ यहाँ पर आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपके भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिकल हर एक टॉपिक पर जो भी प्रैक्टिकल कराने योग्य होते हैं वहाँ पर आपको वो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें प्रतिदिन दी जाती हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी हम कोई भी लाइव क्लास चलाते हैं या फिर आपको कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप लोगों ने कई लेक्चर देखे होंगे, उन लेक्चरों में हमने कई चैप्टरों को पढ़ा है और उनके बारे में विस्तार पूर्वक 3D इमेजेस का यूज़ करके आपके समक्ष और मज़ेदार पढ़ाई को बनाने के लिए हमने प्रयास किया है। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको और आगे पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक और समझाएंगे कि बताएंगे किस प्रकार से इसकी प्रोसेस हो रही। तो जैसे हम आपका अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का बायोलॉजी क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आज हमको फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आपके किण्वन के बारे में, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रोसेस में हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम इसे थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बैक कर लेते हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आप यदि किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वहाँ पर आपको केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से संबंधित ही क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। आपके जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने कई टॉपिक्स इसके पढ़ लिए थे। आज इसी के आगे हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना है और जानना है, जिसमें हमने सबसे पहले आपके ग्लाइकोलिसिस पथ के बारे में पढ़ा था। हमने 3D इमेजेस की हेल्प से इसका पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और इसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातों पर हमने क्या की थी? चर्चाएँ की थी। और हमने इसमें पढ़ा था कि ये कितने चरणों में पूर्ण होता है, ये कहाँ पर पूर्ण होता है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। अब साथ साथ हमको यहाँ पर आज क्या पढ़ना है? फ्रेगमेंटेशन, अर्थात आपके किण्वन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? किण्वन के बारे में। तो किण्वन के बारे में हम इसे विस्तार पूर्वक हर एक लाइन को पढ़ते हुए 3D एनिमेशन की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्या पढ़ लेते हैं? थ्योरी पढ़ लेते हैं कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है और इसे आप किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका उल्लेख किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं किण्वन, फ्रेगमेंटेशन, अर्थात इसे हम मार्कर ले लेते हैं और फिर इसकी लाइन बाय लाइन की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। तो इसके बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्षी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपकी क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल, डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 14.2 में दर्शाया गया है।
प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अपचयीकरण में NADH का निर्माण होता है जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन से पर्याप्त होते हैं। अर्थात जो लैक्टिक अम्ल होता है वो पौधों में जीव जंतुओं में एक्टिविटी के दौरान जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती है, वर्क करता है तो ग्लूकोज का विघटन होता है। विघटन के दौरान आपके क्या होता है, लैक्टिक एसिड का और अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अभी हम इसे 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, जैसे समझते हैं कि ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होती है। अम्ल व अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल व लैक्टिक अम्ल बनते हैं। तो इसको और आगे समझते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं और फिर यहाँ पर समझते हैं। अर्थात आपका अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, इसे हम ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या को घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए यह विषाक्तता वह मृत्यु का कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मदक पेय पदार्थ जो शराब होती है, अल्कोहल होते हैं, मदक पेय पदार्थ की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय अपचयन की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकैरियोटिक में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, कैसे होती है, तो आप इसको पूरा 3D एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे तो ये और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हम ये थ्योरी आपको समझा रहे हैं। थ्योरी के बाद आपके यहीं पर आपको हम विस्तार पूर्वक उसके अलग अलग प्रोसेस के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीश्वसन वह प्रक्रिया है जिसके रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्य उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। जैसे आपका ऑक्सीश्वसन दिया गया है, क्या दिया है, ऑक्सीश्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीश्वसन कहलाता है। तो ये प्रोसेस को हम पूरा 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं और उसके बारे में देखते हैं। और फिर आपका TCA चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से TCA चक्र होता है और किस प्रकार से इसमें आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस प्रकार से ये प्रक्रिया आपके कहाँ पर होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथ में हम अपनी 3D इमेजेस यूज़ करते हैं और उनके माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट में अपघटन होता है जो कि NAD से आपका NADH का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल और फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से पायरुविक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक अम्ल के अपघटन से आपके लैक्टिक अम्ल और NAD और NADH का फॉर्मेशन। पायरुविक अम्ल के साथ साथ NADH आयन और NAD एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके उपापचयी क्रियाएं जितनी भी आप मानो कोई भी क्रिया कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके दौरान ये क्या होती है, आपकी प्रोसेस के दौरान ये आपके पदार्थ मुख्य रूप से बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें अपने
3D इमेजेस खोल लेते हैं और उसमें समझते हैं और इसके बारे में देखते हैं विस्तार पूर्वक। जैसे यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है कि ईस्ट जीवाणु दिए गए हैं। ये क्या है, आपके ईस्ट जीवाणु दिए गए हैं, ठीक है। ईस्ट जीवाणु की सहायता से आपके अल्कोहल का क्या होता है, किण्वन, उसको सड़ाया जाता है और ये क्या बनाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। अब जैसे ब्रेकिंग ब्रेड अर्थात फ्रेगमेंटेशन किण्वन, ये क्या कहलाता है, आपका किण्वन कहलाता है। तो किण्वन की जो प्रोसेस होती है वो आपके अलग अलग प्रक्रिया के दौरान, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल के दौरान आपका क्या बनता है, फ्रेगमेंटेशन अर्थात किण्वन के दौरान क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरे चरण में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड का। अब जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो ईस्ट जीवाणु की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, आपके ईस्ट जीवाणु की सहायता से। और जो आपका लैक्टिक एसिड बनता है वो मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस ऑब्लिगेंटा एनारोबिक्स के माध्यम से अर्थात लैक्टोबैसिलस जीवाणु की हेल्प से होता है। और आगे समझते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है और चरणबद्ध तरीके से। तो जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे दिया गया है कि जो लैक्टिक एसिड का फ्रेगमेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो उसमें आपकी क्या होती है, दो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी ग्लाइकोलिसिस के दौरान, किसके दौरान, आपके ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के किण्वन के फ्रेगमेंटेशन से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस का अंतिम जो उत्पाद होता है वो आपका क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, आपका पायरुविक अम्ल बनता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 NAD और आपके 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। और आगे समझते हैं यहाँ पे, जैसे और आपका यहाँ से 2 NADP से आपका 2 NAD और यहाँ पर 2 लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि अल्कोहल डिहाइड्रेशन के दौरान ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली होती रहती है। तो जैसे यहाँ पर आपका कॉर्ड दिया गया, दही दी गई, ठीक है। श्योर टेस्ट आपने इसका टेस्ट तो लिया होगा। तो अब ये मिल्क से आपका, जैसे जो मिल्क का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है आपका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो दूध होता है, दूध का क्या होगा आपका, दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है, लैक्टोज एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन के दौरान क्या बनाते हैं, आपके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और आगे अब जैसे ये अगर यही एनिमल सेल्स में हो, क्या हो आपका, एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में जितने भी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, जितने भी आप दौड़ना, खेलना, कूदना, तब वहाँ पर मांसपेशियों पर आपके क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। पूरी प्रोसेस उसी प्रकार होती है, लेकिन आपका यहाँ पर अल्कोहल की जगह क्या बनता है, आपका लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आपका लैक्टिक अम्ल का, जिससे कि लोगों में, जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमें क्या होती है, थकावट महसूस होती है। क्या होती है, थकावट महसूस होती है। तो वो मुख्य रूप से किसके कारण आपकी होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है, आपके लैक्टिक अम्ल, अर्थात हमारी मांसपेशियों में मुख्य रूप से क्या स्टोर होने लगता है, आपका लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, जिसके कारण से हमें क्या होती है, थकावट महसूस होने लगती है। ठीक है, तो ये आपकी मांसपेशियां, जैसे आपके घुटनों में दर्द होना, हाथ पैर आपके अलग अलग फेजेस में, तो ये आप बता सकते हैं। अब और देखिए, तो ये जितनी एनर्जी, जितना आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और ग्लूकोज की लगभग आपकी 7% एनर्जी क्या होती है, हीट, आपका शरीर गर्म होता है उसमें क्या होती है, रिलीज होती है, जिससे आपकी एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन नेट गेन, अर्थात प्रोसेस दी गई है, एटीपी दी गई है और NADH2 दिया गया है कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें आपके कितने एटीपी, 2 एटीपी, जिसमें आपके 2 NADH2 का फॉर्मेशन और टोटल आपकी 2 एटीपी की आवश्यकता होती है, जबकि कंसेंसस ऑफ द पायरुवेट टू द लेक्टर ऑफ द अल्कोहल, तो इसमें 0 एटीपी और 2 एटीपी की क्या हो जाती है यहाँ पर आवश्यकता। लगभग इस प्रोसेस के लिए आपके टोटल 2 एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो और आगे समझते हैं यहाँ पर, और इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये प्रोसेस आपकी यहाँ पर दर्शाई गई कि जब अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन होता है और लैक्टिक अम्ल का फ्रेगमेंटेशन होता है,
तो जब अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन होगा तो ग्लूकोज से आपके ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल से आपके 2 एल्डिहाइड तथा आपके 2 एथेनॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपके 2NADH से आपके 2NAD का फॉर्मेशन होता है। अब इसी प्रकार हम लैक्टिक अम्ल के फॉर्मेशन की बात करें, क्या है कि लैक्टिक अम्ल के फ्रेगमेंटेशन अर्थात लैक्टिक अम्ल का जो किण्वन होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें भी आपके 2 ADP से आपकी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल के दौरान आपका लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, आपकी बॉडी मांसपेशियों में इंस्टोरेशन होता है, जिससे आपकी क्या होती है, थकावट की महसूस होती है। जो हमारे शरीर में हाथ पैर दर्द देते हैं वो किसके कारण, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ऐसा संभव है। तो और आगे आप जैसे ये देख सकते हैं किस प्रकार से इनमें ट्रांसपोर्टेशन या किस प्रकार से आपकी प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जब अपनी NCERT बुक को आप पढ़ेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर फेर्मेंटेशन दिया गया है, तो अल्कोहल और आपका लैक्टिक एसिड दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे डेड ईट्स दिए गए हैं और लिविंग ईट्स दिए गए हैं। तो लिविंग ईट जितने होंगे उसमें बार बार क्या होगा, डिवीज़न होगा तो आपकी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मेशन अर्थात एरोबिक रिस्पायरेशन जो होगा उसमें मोर एनर्जी डेवलप होगी और वहाँ पर आपका जब फ्रेगमेंटेशन वहाँ पर एनर्जी की खपत होगी। तो फैट ऑफ द पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस, तो ये ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जैसे हमने पढ़ ही रखा है कि अंतिम उत्पाद क्या होता है, आपका पायरुविक एसिड होता है। और पायरुविक एसिड के हमने जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ी थी वो कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म के बाद ये आपकी क्रेब्स साइकिल में, कहाँ पर जो अगली प्रोसेस होगी आपकी कहाँ पर होगी, ये क्रेब्स साइकिल में। दूसरी प्रोसेस जो आपकी होती है क्रेब्स साइकिल में होती है। तो यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल जो प्रारंभ होगी इसको समझते हैं। जो क्रेब्स साइकिल होगी इसमें आपकी 2 मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर आपका C6H12O6, इससे क्या बन गया, आपका पायरुविक अम्ल बन गया। क्या बन गया, आपका पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल की ये भी प्रोसेस आपके कहाँ होगी, क्रेब्स साइकिल में। इसी में साथ साथ आपके अन्य 2 मॉलिक्यूल जैसे आपका प्रोटीन और यहाँ पर वसा, इसका भी क्या होता है, सहकारक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो कि आपका प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं, सहकारक एंजाइम्स होते हैं जो वसा का और प्रोटीन का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और क्रेब्स साइकिल में ये क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है। तो और इसको आगे समझते हैं और इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली आपकी क्या होती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से आपके NADP और आपके सहकारक FAD का फॉर्मेशन और यहाँ पर आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रारंभ हो जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा। तो जैसे पायरुवेट अम्ल है आपका, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपका ऑक्सीडेटिव द डिहाइड्रोकार्बोलेशन अप टू पायरुवेट। तो जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के पश्चात आपकी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो ये कहाँ पर होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ पे होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एसिटिल कोएंजाइम्स ये उपस्थित होते हैं, जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। और इसके बारे में आगे समझते हैं। जैसे आप देखते जाएंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हुई, आपकी साइटोप्लाज्म में हुई। कहाँ पे हुई, आपके साइटोप्लाज्म में। सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने, अर्थात जो क्रेब्स साइकिल थी तो आपके सर एडोल्फ क्रेब्स ने प्रस्तुत की थी, जिसमें एसिटिल कोएंजाइम्स और ऑक्सीडेल आपके एंजाइम्स ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आपके लास्ट में क्या बनाते हैं, साइट्रिक एसिड क्या बनाते हैं, आपके सिट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि किसकी सहायता से बनाते हैं, आपके कोएसिटिल एंजाइम्स की प्रोसेस में बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है आपका वो क्या बनता है, आपका पहला उत्पाद जो बनता है आपका सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के पश्चात अर्थात जो क्रेब्स साइकिल प्रारंभ होती है
तो उसका जो प्रारंभिक उत्पाद होता है उसमें क्या बनता है आपका, सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिट्रिक एसिड बनता है, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फिर इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तब यहाँ पर NADH की सहायता से ऑक्सिलो एसिड का निर्माण होगा, ऑक्सिलो एसिड से आपका डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसके कंटिन्यूसली ये प्रक्रिया आपकी क्या होती रहती है, चलती रहती है, जिसमें आपका सक्सिनिक सह एंजाइम्स की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सक्सिनिक सह एंजाइम्स की उपस्थिति में आपका अगला एक नया उत्पाद बनेगा, जो कि मुख्य रूप से आपके यहाँ पर भी कोएंजाइम हाइड्रोलिसिस होगा और सहकारक एसिटिल कोएंजाइम्स होंगे, जिससे आपका सक्सिनिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सक्सिनिक एसिड का, जिसमें GTP भी क्या होती है, ये सहायक होती है इसके कार्य के लिए। तो और आगे समझते हैं यहाँ पर सब्सटेंस द लेवल ऑफ आपका फास्फोसिंथेसिस। अब आपका जो फास्फो रिलेशन होगा, कैसे होगा आपका फास्फो रिलेशन, जहाँ पर फास्फोरस से आपका क्या बनेगा, GDP का फॉर्मेशन होगा और सक्सेनिक एसिड से ये आपका FADH की सहायता से आपका फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन, जो कि 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, जिसके हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन से आपका क्या बनता है, जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी आपकी क्रैब्स साइकिल, तो इसे हम और क्रम से समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो जैसे आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले यहाँ पर आपका और भी इसमें ये प्रोसेस होती हैं, जैसे आपका क्या दिया गया, एसिटिल सह एंजाइम दिए गए, क्या दिए हैं, एसिटिल को एंजाइम्स दिए गए। तो यहाँ पर एक और 2 प्रोसेस आपकी होती हैं जो एसिटिल को एंजाइम की सहायता से, जिसमें प्रोटीन का और आपका काहे का ग्लूकोज और आपका वसा, इन तीनों का क्या होता है, आपका अपचयन होता है, पाचन होता है, अपघटन होता है, जिसके चलते आपकी ग्लूकोज की जो प्रोसेस हुई पायरुविक ग्लाइकोलिसिस द्वारा हुई, कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म द्वारा होगी। अब साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन और आपके फैट उपस्थित होंगे वो एसिटिल कोएंजाइम्स की सहायता से उसका क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन होगा तो उसका प्रारंभिक उत्पाद क्या होता है, आपका सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आपका सिट्रिक एसिड बनता है, जो कि आपके कितने कार्बन मॉलिक्यूल वाला होता है, तो ध्यान रखिएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक उत्पाद का निर्माण होता है। उसके पश्चात इसमें आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका, आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होगा, जो कि यह भी कितने कार्बन वाला होगा, आपका 6 कार्बन परमाणु वाला होगा। कितने कार्बन परमाणु वाला, 6 कार्बन परमाणु, जहां पर आपका NAD से आपका क्या बनता है, आपका NADP से आपका अल्फा कीटो ग्लूटेनिक एसिड बनेगा। अल्फा ग्लूटेनिक एसिड आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जब यहाँ पर आपका विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, जिसके चलते आपके जो कार्बन मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, जिसमें आपका 4 कार्बन युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके पश्चात जब यहाँ पर आपका NAD धन आयन और NADP की सहायता से आपके 4 कार्बन परमाणु वाले, कितने कार्बन परमाणु वाले, 4 कार्बन परमाणु वाले एक और उत्पाद का निर्माण होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, सक्सेनिक एसिटिल को एंजाइम्स की उपस्थिति में आपका क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आपका सक्सिनिक एसिड बनता है, जिसे FAD की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, FAD की उपस्थिति फ्यूमेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके 4 कार्बन वाला एक उत्पाद होता है। इसके पश्चात इसके हाइड्रोलिसिस के दौरान आपका H2O हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी, जिसमें मैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, आपका मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, क्रैब्स साइकिल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रैब्स साइकिल। तो और आगे समझते हैं इसके बारे में, और यहाँ पर और समझते हैं। दूसरा आगे देखिए, इसमें जैसे क्रम से और क्या समझा सकते हैं, कैसे आपकी ये पूरी प्रोसेस आपकी दी गई है, जैसा आप देख रहे हैं।
जैसे पायरुविक एसिड आपके +4 NAD से क्रिया करके FAD, कौन कौन से कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या दिया है। पायरुविक एसिड प्लस आपका 4 NAD प्लस आपका FAD प्लस आपका जल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ADP तथा फास्फोरिक समूह क्रिया करके क्या बनाते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और आपके 4 NADPH और आपके एक FADH2 तथा प्लस आपकी ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको और सारणीबद्ध तरीके से समझते हैं कि कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, अर्थात जो आपका ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन जैसे आपने पढ़ा है, उसकी प्रक्रिया में तो जैसे प्रोसेस है आपकी ग्लाइकोलिसिस दी गई, क्रैब साइकिल दी गई है और टोटल दिया गया है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में आपकी कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। आपके NADH2 की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2 ATP के दौरान कितने NADH2 का निर्माण होता है, 2 NADH2 का निर्माण होता है। FADH2 का कितना निर्माण होता है, आपका 0 होता है। अब टोटल की बात करें तो टोटल 2 ATP और आपके 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्रैब साइकिल की बात करें, किसकी बात करें, आपकी क्रैब साइकिल की, तो क्रैब साइकिल में आपके 2 ATP की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें 8 NADH2 का फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ये पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा FADH2, तो जो आपकी क्रैब साइकिल होती है, क्रैब साइकिल में आपके 2 FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर 2 ATP और 8 NADH2 प्लस आपका 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। उसके आगे अगर हम टोटल की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में टोटल कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके 4 ATP और 10 NADH2 का फॉर्मेशन और 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और आगे समझते हैं, तो अपनी NCERT बुक ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी NCERT बुक ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपका ऑक्सीय श्वसन के बारे में, जो आपने वहाँ पर 3D इमेजेस में देखा, वहाँ यहाँ पर उसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। क्या किया गया, आपका वर्णन किया गया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता था, आपका पायरुविक अम्ल होता था। क्या होता था आपका, पायरुविक अम्ल। पायरुवेट कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन की क्रिया हो जाती है। ऑक्सीजन श्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स अर्थात आपके अधात्री में होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपका मैट्रिक्स होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस आपकी होती है, में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचयक द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD तथा A सह एंजाइम्स अर्थात आपका को एसिटिल सह एंजाइम्स इस प्रक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो और आगे इसमें समझते हैं और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जैसे पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल को आपके सह कारक एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके को एसिटिल सहकारक एंजाइम्स NAD से क्रिया कर मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से एसिटिल कोएंजाइम्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड और NADH का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणु के अपचयन से आपके क्या बनते हैं, एक NADH के
दो अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में आपके कितने अणु का निर्माण होता है? दो अणुओं का निर्माण होता है। काहे के आपके NADH के दो अणुओं का निर्माण होता है। जैसे हमने सारणी में अभी 3D इमेजेस के माध्यम से हमने पढ़ा था कि सारणी में क्रमबद्ध तरीके से एसिटिल कोएंजाइम्स चक्रीय पथ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारण वैज्ञानिक हैंस क्रैब की खोज के कारण क्रैब चक्र कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपके हैंस क्रैब ने आपकी क्रैब साइकिल की खोज की थी। अब जैसे TMC चक्र दिया गया है, क्या दिया गया आपका? TMC चक्र कि सिट्रिक अम्ल चक्र भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल चक्र। तो ये प्रोसेस जैसे आपने अभी पढ़ी कि ये किस प्रकार से होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होती है, और साथ में आपने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ा। और ये जो आपकी प्रोसेस दी गई, अभी इसको आपने पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3D इमेजेस के माध्यम से आपने पूरा एक्सप्लेन किया और इसके बारे में समझा। तो यहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से ये आपके एफोबोलिक पथ होते हैं, इसमें किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन गुणांक किस तरह से कार्य करते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पूरी प्रोसेस के बारे में देखते हैं और ये प्रक्रिया कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, TMC चक्र कैसे होता है। तो जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पढ़ी कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले आपका क्या बना? पायरुविक अम्ल बन गया। क्या बना आपका? पायरुविक अम्ल बना। तो पायरुविक अम्ल के दौरान आपके पायरुविक अम्ल जो है वो 3 कार्बन वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। क्या आपका? 3 कार्बन वाला, जिसमें सहकारक एंजाइम्स और NADP की सहायता से NADH धन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसमें एसिटिल को एंजाइम्स 2 कार्बन वाला एक एंजाइम्स होता है, जो कि आपके यहीं पर ये तो ग्लूकोज से बना आपका पायरुविक अम्ल, यहीं पर आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर फैट अर्थात आपका वसा। इसको और देखते हैं, यहाँ पर इसकी थ्योरी समझते हैं और थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे TCA चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र दिया गया है। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटिल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। चित्र 14.3 में यह प्रक्रिया दर्शाई गई है। अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है तथा कोएसिटिल एंजाइम्स सिंथेटिस एंजाइम द्वारा होती तथा कोएसिटिल एंजाइम का एक अणु मुक्त होता है, तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावेशित हो जाता है। यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सीनल को एंजाइम्स का निर्माण होता है, जिससे आपका सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सीनिकल को एसिटिल एंजाइम ऑक्जेलेटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो जैसे आप यहाँ पर ये डायग्राम भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस हो रही है। आपका GTP के दौरान को एसिटिल सहकारक सक्सीनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP, ये आपका क्या दिया गया है? GTP के एक अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रियाओं में GTP GDP में रूपांतरित हो जाता है तथा ADP से ATP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिनमें NAD का NADH में अपचयन हो जाता है। तो कितने NADP बनते हैं? आपके 3 NAD का निर्माण होता है। एक स्थान पर FAD का FADH2 में अपचयन हो जाता है। TCA चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम्स को एंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जिलेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ
NAD तथा FAD धन आयन का NADH, अर्थात ये आपका NAD क्या बनाता है, आपका NADH का निर्माण करता है, जबकि FADH2 से क्रमशः पुनः उत्पाद रूप में बदल जाते हैं। जैसे इसका ये समीकरण दिया गया है कि आपके पायरुविक अम्ल से 4 NADP और 1 FAD तथा आपके जल के मॉलिक्यूल तथा ADP आपस में फास्फोरस के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और 4 आपके NADH और आपका 1 FADH2 तथा 1 ATP का निर्माण करते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जबकि NADH के 8 अणु और FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणु का निर्माण होते हैं। जैसे हमने सारणी में पूरा उसका चार्ट पढ़ा था और उसके माध्यम से आप वहाँ पर ये देख सकते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई, अब संश्लेषित NAD तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी। हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। तो इसको बारे में हमने 3D एनिमेशन की हेल्प से समझा। अब आपका दूसरा टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण। तो इसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे इसे और विस्तार पूर्वक से कम समय में आपकी अच्छी चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको सभी को सभी के लक्ष्य प्राप्त हों, यही हमारी एक कामना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।